हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है मॉड्यूल कोड M1R5 के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स के लिए। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर वाइज एमसीक्यू सीरीज़ को, और आज बात करेंगे चैप्टर नंबर 9 की, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी की। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्लास में आपको मिलेंगे टॉप 50 क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चन की हेल्प से आप इस चैप्टर में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। ओके, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। WPS का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपसे WPS की फुल फॉर्म पूछी है। तो WPS आपने कई बार देखा होगा, आपके वाईफाई जब आप ऑन करते हो ना अपने फ़ोन में, वहाँ पे आपको WPS का ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है और सारे ऑप्शंस बहुत कंफ्यूजिंग है, तो आपको इसकी एग्जैक्टली फुल फॉर्म याद करनी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT शब्द का आविष्कार किसने किया? तो हमने ये डिस्कस किया था क्लास में भी कि IoT जो टर्म है वो किसने डिफाइन करी थी? वो डिफाइन करी थी केविन एस्टन ने। ठीक है, और यहाँ पे कमेंट में आपको ईयर बताना है, किस ईयर में IoT टर्म को डिफाइन किया गया था। ठीक है, आपको कमेंट में इसका ईयर बताना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? अपनी सोच कंप्यूटर में रखना, अपनी बुद्धिमानी से की गई प्रोग्रामिंग, मशीन को बुद्धिमान बनाना, या फिर गेम खेलना। तो इसके नाम से ही क्लियर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एक ऐसी मशीन जिसके पास खुद का दिमाग नहीं है, उसे आर्टिफिशियली हम इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके अंदर सोचने की शक्ति को डेवलप कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीन को बुद्धिमान बनाना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। फ्यूचर स्किल पोर्टल की शुरुआत कब हुई? तो आपको यहाँ पे बताना है फ्यूचर स्किल पोर्टल। तो इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आ रहा है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पोर्टल से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो फ्यूचर स्किल पोर्टल किस पर्टिकुलर ईयर में और किस डेट पे स्टार्ट हुआ था वो आपको यहाँ पे बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 19 फरवरी 2018 में फ्यूचर स्किल पोर्टल की स्टार्टिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। आरपीए का पूर्ण अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आपसे आरपीए की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आरपीए की फुल फॉर्म होती है रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। देखो यहाँ पे रोबोट भी है। ठीक है, तो आपको रोबोट नहीं लगाना, रोबोटिक लगाना है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। ठीक है, तो आपको फुल फॉर्म पे ध्यान देना है अच्छे तरीके से। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल सर्वोत्तम सर्विस मॉडल के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखो SaaS है, IaaS है और PaaS है। तो ये आपके क्लाउड कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ आपके लिए। ये सर्विस मॉडल होते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। आपको इनकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज IaaS मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, एज अ सर्विस। एंड लास्ट इज PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है जी, एज अ सर्विस।
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि फ्यूचर स्किल पोर्टल 19 फरवरी 2018 को स्टार्ट हुआ था और इस पोर्टल को लॉन्च किसने किया था, तो उस कंपनी का नाम है नैसकॉम। बहुत ही पॉपुलर कंपनी है ये, ठीक है। तो नैसकॉम ने फ्यूचर स्किल पोर्टल को लॉन्च किया था, आपको इसका नाम याद करना है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, आईओटी प्रणाली में मुख्य भाग है। आईओटी सिस्टम के अंदर कौन कौन से मेन एलिमेंट्स होते हैं, तो देखो सेंसर होते हैं, नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है, डेटा भंडारण अनुप्रयोगों और ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही इसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो सेंसर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, आज हम सेंसर्स पे बेस्ड ही क्वेश्चंस करेंगे अपने आईओटी के लेक्चर में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्न में से क्या बिग डेटा से संबंधित है। स्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा ओनली, या फिर स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोथ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बिग डेटा का मतलब क्या है, बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा। लेट सपोज अगर बात करें फेसबुक के डेटा की, या फिर बात करें व्हाट्सएप या फिर ट्विटर के डेटा की, तो यहाँ पर बिग अमाउंट ऑफ डेटा अवेलेबल है और यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर्ड भी है और अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में भी है। तो इसीलिए बिग डेटा का कंसेप्ट जब आता है जब बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा, वर्ल्ड वाइड आपका डेटा इकट्ठा हो रहा है रोज़ डेली बेसिस पे, विद इन सेकेंड्स बहुत अमाउंट ऑफ डेटा जब इकट्ठा होता है ना, तो उसे बोलते हैं बिग डेटा और उस पर आजकल हम बहुत एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो आई होप सो आपको यहाँ पे कुछ एंटीवायरस प्रोग्राम्स के नाम आते होंगे। तो देखो, नॉर्टन बहुत पॉपुलर नाम है, अवीरा भी एक पॉपुलर नाम है और क्विक हिल तो सब जानते ही हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा बिग डेटा फ्रेमवर्क गूगल द्वारा विकसित किया गया था। तो यहाँ पे आपसे पूछा है बिग डेटा का फ्रेमवर्क विच वॉज डेवलप्ड बाय गूगल, ठीक है। बिग डेटा फ्रेमवर्क developed by Google was MapReduce, ठीक है। तो आपको इसका नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की, HTTPS में S का क्या मतलब है। तो HTTPS में एस का मतलब मैंने आपको बहुत बार बताया, इसका मतलब सिस्टम है क्या, सिक्योर है, स्टैटिक है या फिर सिंपल है। तो इसका मतलब है सिक्योर, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे होता है कि SSL लेयर इंक्लूडेड है आपकी वेबसाइट में और इसकी फुल फॉर्म भी याद कर लो, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। तो मैं आपको जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ वो आपके लिए बहुत यूजफुल है। सिक्योर सॉकेट लेयर, क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे, ये लेयर है ई है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, बिग डेटा एनालिटिक्स की विभिन्न विशेषताएं क्या है। तो यहाँ पे आपसे बिग डेटा एनालिटिक्स की विशेषताएं पूछी है, मतलब उसके फीचर्स पूछे हैं बेसिकली एनालिटिक्स। तो यहाँ पे देखो, ओपन सोर्स, स्केलेबिलिटी, तो ये सारे फीचर्स हैं आपके बिग डेटा एनालिटिक्स के। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी में किन जोखिमों और चुनौतियों पर विचार किया जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आईओटी डिवाइस में। नेक्स्ट इज एनर्जी कंजप्शन, उसके बाद नेटवर्क कंजेशन, मतलब नेटवर्क का रुक जाना, कंजेशन मतलब क्या होता है, ट्रैफिक लग जाना, ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आईओटी में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और चुनौतियों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारे हमारे चैलेंजेस हैं जिन्हें हमें ओवरकम करना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। इस चैप्टर में आपको एआई और आईओटी से बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखो आईओटी किस पर बनाया गया है? नेटवर्क ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, बोथ या फिर नाइदर। तो यहाँ पे बोथ इज द राइट आंसर। क्लाउड कंप्यूटिंग का भी इस्तेमाल करता है आईओटी और नेटवर्क्स ऑफ डेटा गैदरिंग सेंसर्स। ठीक है, सेंसर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आईओटी का, बिकॉज आईओटी सेंसर्स के थ्रू ही इन्वायरमेंट में से डेटा कैप्चर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सा एआई के निकटतम आधार है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे देखो वायरिंग, ड्राइंग, मैथमेटिक्स या फिर फ्रेंच। तो एक्चुअली ये वायरिंग नहीं था, ये ऑप्शन यहाँ पे मैंने राइटिंग लिखवाया था। ठीक है, ये राइटिंग है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एआई में कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसके निकटतम है, मतलब कौन सा इससे ज़्यादा रिलेटेड है? तो मैथमेटिक्स है जो आपके एआई से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 की। निम्नलिखित में से कौन सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मॉडल है? तो सबसे अच्छा ज्ञात सेवा मॉडल कौन सा है? ये सारे ही हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस भी है और PaaS मतलब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी है। तो ऑल ऑफ द मेंशन्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, जन्म तिथि, पिन आदि? तो यहाँ पे आपसे साइबर अटैक से क्वेश्चन पूछा गया है। कई बार क्या होता है कि हैकर्स आपके पर्टिकुलर अकाउंट को हैक कर लेते हैं और वो आपसे क्या मांगते हैं? आपका आईडी, पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ, आपके एटीएम का पिन। तो उस टाइप के साइबर अटैक को बोलते हैं फिशिंग। ठीक है, फिशिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपकी आइडेंटिटी वो लोग हैक करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिशिंग इसको ऐसे लिखते हैं इंग्लिश में। ठीक है, ये फिशिंग वो नहीं है मछली पकड़ने वाली। ठीक है, ये अलग फिशिंग है। ठीक है, तो ये अलग फिशिंग होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइबर अटैक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। एक निश्चित पते पर किसी एब्यूज़र द्वारा बार बार एक ही ईमेल संदेश भेजना क्या कहलाता है? तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्पैम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अगर एक एब्यूज़र एक ही ईमेल एड्रेस पे बार बार ईमेल सेंड करते जा रहा है तो उसे बोलेंगे स्पैम करना। ठीक है, स्पैम मेल बोली जाती है वो वाली चीज़ को, तो उसे बोलेंगे ईमेल स्पैमिंग करना। ठीक है, तो इसको आप याद कर लो, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टर्म, ईमेल स्पैमिंग करना। अगर कोई एब्यूज़र बार बार एक ही ईमेल एड्रेस पर मेल्स को भेजे जा रहा है तो उसे बोलेंगे ईमेल स्पैमिंग। ये एक टाइप का क्या होता है, क्राइम होता है ये भी एक। ठीक है, इसके लिए आप रिपोर्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? तो बहुत ही सिंपल है इसका आंसर, इसके नाम से ही क्लियर है। स्पाईवेयर, वायरस, ट्रोजन हॉर्स या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है जासूसी करना, और जासूसी कौन करते हैं? स्पाई करते हैं। ठीक है, तो स्पाई से क्या बन गया? स्पाईवेयर, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, तो स्पाईवेयर। ठीक है, तो आपको ऐसे ही कनेक्ट करके क्वेश्चंस के आंसर याद करने हैं। तो स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर में आ जाता है और वो छुप कर आपके कंप्यूटर के डेटा को, इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे इंसान को सेंड करता रहता है, जिसने उसे सेंड किया होता है। ठीक है, आपके सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 की। ईमेल के माध्यम से बैंक डिटेल मांगना क्या कहलाता है? अगर आपको कोई ईमेल आता है जिसमें बोलते हैं कि आप अपने बैंक का यूज़र आईडी और पासवर्ड दे दो, ठीक है, या फिर आप अपने बैंक का अकाउंट नंबर दे दो, ठीक है, ऐसे कुछ आपसे मांगते हैं डिटेल्स, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, अगर कोई ईमेल के थ्रू आपसे बैंक डिटेल मांगता है तो उसे बोलेंगे ईमेल स्पूफिंग। तो ये टर्म्स आपको याद करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है बिटवीन ईमेल स्पैमिंग, ईमेल स्पूफिंग। ठीक है, तो ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये सारे क्वेश्चन मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखकर बनाया है। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है। ठीक है, नेक्स्ट इज आईओटी में अधिकतम इस्तेमाल होने वाला प्रोटोकॉल। MQTT,
जिगबी, XMPP या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे प्रोटोकॉल्स IoT में यूज होते हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। कंप्यूटर सुरक्षा में डैश का अर्थ है कंप्यूटर प्रणाली में सूचना केवल अधिकृत पार्टीज द्वारा देखने योग्य हो। मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन है ऑन द कंप्यूटर वो सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पार्टीज के बीच में ही अवेलेबल हो और कोई इंट्रूडर उसे ना एक्सेस कर पाए। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं गोपनीयता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इसे आप क्या बोलेंगे? कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हो आप इसे? सीक्रेसी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। इंक्रिप्शन टेक्निक एक नेटवर्क डैश को बेहतर बनाती है। तो यहाँ पे आपको पता है, मैंने पहले बताया है, इंक्रिप्शन से क्या होता है, हम डेटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा डेटा और इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं और उस फॉर्मेट को डिक्रिप्ट सिर्फ वही कर पाता है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, मतलब द एक्चुअल रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन। कोई और इंट्रूडर उस पर्टिकुलर डेटा को चेंज नहीं कर पाएगा, उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो उसे रीड ही नहीं कर सकता, वो डेटा इंक्रिप्ट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि इंक्रिप्शन से क्या होता है, आपके डेटा को सिक्योरिटी मिलती है और आपके नेटवर्क को सिक्योरिटी मिलती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सुरक्षित कंप्यूटिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, गोपनीयता, मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे। तो सिक्योर, इसका मतलब बेसिकली लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सिक्योर कंप्यूटिंग का मेन मोटिव क्या है? सिक्योर कंप्यूटिंग का मेन मोटिव है आपको कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, मतलब जो पार्टीज रजिस्टर्ड है सिर्फ उन्हीं के बीच में वो डेटा एक्सचेंज हो, अदरवाइज कोई और उसे एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। तो अभी तक हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो ये भी बताइए आप कमेंट में लिखकर। ठीक है, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर सुरक्षा में इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपसे इंटीग्रिटी का मतलब पूछा हुआ है। डेटा को देखना और प्रिंट करना, कठिनाइयों के बिना कंप्यूटर संसाधनों तक पहुंचना, संसाधनों के डेटा का पृथक्करण और संरक्षण। ठीक है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बेसिकली इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? जो डेटा सेंडर सेंड कर रहा है रिसीवर को, वही डेटा उसे मिले, बीच में डेटा कहीं पर भी चेंज ना हो जाए या कुछ डेटा वहाँ पर लॉस ना हो जाए। ठीक है, तो ये होता है आपका डेटा इंटीग्रिटी, जो सेंड किया है एग्जैक्टली वही रिसीवर को मिल जाए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सिस्टम ऑपरेशन के लिए एक बड़ी सुरक्षा समस्या है ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। ठीक है, सिस्टम ऑपरेशन में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम, क्योंकि हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि कौन सा यूज़र ऑथेंटिक है, कौन सा यूज़र हमारे सिस्टम में एंट्री कर सकता है और कौन नहीं। तो यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम एक बड़ी सिक्योरिटी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28 की। कंप्यूटर सुरक्षा के 3 बुनियादी घटक क्या है? घटक का मतलब आई गेस वेरिएबल होता है यहाँ पे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल ही होता है। तो मतलब जो आपके कंप्यूटर की सिक्योरिटी है उसके 3 बेसिकली मेन इंपॉर्टेंट वेरिएबल या फिर आप बोलो पिलर्स क्या है? ठीक है, तो वो आपके हैं कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। तो इसे हम बोलते हैं CIA। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर खतरे का एक वर्ग है? तो यहाँ पे देखो, सॉलिसिटिंग, स्टॉकिंग, डॉस अटैक, ठीक है, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस करेक्ट है। ये सारे ही क्या हैं? आपके कंप्यूटर अटैक्स के अलग अलग टाइप्स हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की, निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली के लिए खतरा है, मतलब जो आप इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करते हो उसके लिए कौन सा खतरा यहाँ पे है। कंप्यूटर वायरस, ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर वॉर्म्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे सारे ही क्या है, कंप्यूटर भुगतान जो हम करते हैं उसके लिए खतरा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की, ट्रेंड माइक्रो क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना है ट्रेंड माइक्रो क्या है, क्या ये प्रोग्राम है, क्या ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फिर ये वायरस प्रोग्राम है। तो ट्रेंड माइक्रो आपका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 की, पहला आईओटी डिवाइस कौन सा था। एटीएम मशीन था, स्मार्ट वॉच था, कैलकुलेटर या फिर सेल फोन। तो पहला आईओटी डिवाइस आपका एटीएम मशीन था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, टेक्नोलॉजी उपयोगकर्ताओं को ऐसा महसूस कराती है जैसे वे वास्तव में एक आभासी वातावरण में है। तो वीआर मतलब वर्चुअल रियलिटी, ठीक है। आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी हमें ये महसूस करवाती है कि हम किसी और ही इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, ठीक है। एक्चुअली हम होते अपने घर या अपने ऑफिस में ही है, लेकिन होता क्या है, हमें ऐसे फील होता है कि हम किसी और इन्वायरमेंट में हैं। और वर्चुअल रियलिटी की हेल्प से आजकल बहुत सारे गेम्स भी अवेलेबल हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की, निम्नलिखित में कौन सी लेयर एक संचार लेयर है जो आईओटी उपकरणों को वैन से जोड़ती है। तो आप सब लोग जानते हैं कि OSI मॉडल और TCP IP मॉडल में हमारे पास कुछ लेयर्स होती हैं। तो जो लेयर कम्युनिकेशन के काम आती है उसे हम बोलते हैं नेटवर्क लेयर, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नेटवर्क लेयर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, आईओटी का डेटा विश्लेषण के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे पाइथन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, आईडीएस का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपसे आईडीएस की फुल फॉर्म पूछी है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है जी। नेक्स्ट है साइफर टेक्स्ट क्या है। जब आप किसी भी टेक्स्ट पर इंक्रिप्शन लगाते हैं तो जो आपको रिजल्ट मिलता है वो आपका होता है साइफर टेक्स्ट, ठीक है। उसे बोलते हैं इंक्रिप्टेड टेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक कौन है। हु इज़ द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका राइट आंसर है जॉन MC कार्थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपको ब्लेस पास्कल कौन थे इनके बारे में बताना है। जैक किल्बी के बारे में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ अपने वीडियोज़ में, ये किसके इन्वेंटर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और जॉन बार्डीन, आपको इन तीनों के बारे में, ये बहुत ही पॉपुलर साइंटिस्ट है, इनकी इन्वेंशन बतानी है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। इन्होंने क्या इन्वेंट किया है, उनकी इन्वेंशन आप बताओगे इन कमेंट सेक्शन। मैं देखती हूँ बहुत ही कम स्टूडेंट्स रिप्लाई करते हैं आंसर्स का, ऐसा क्यों, सबको रिप्लाई करना चाहिए ना। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 की, FDM का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे FDM की फुल फॉर्म पूछी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फ्यूज्ड डिपोजिशन मॉडलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला सम्मेलन बताना है कहाँ पे हुआ था। तो ये आपका हुआ था कहाँ पे, डार्थमाउथ कॉलेज में, ठीक है। आपको इसका नाम याद करना है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, 3D कॉन्टैक्ट को देखने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है HDM। आपको HDM की फुल फॉर्म बतानी है कमेंट बॉक्स में। जितने क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ आपको उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, इससे क्या होता है आपकी ही नॉलेज इन्हेंस होती है, ठीक है। तो मैं जानबूझ के इनके आंसर नहीं लिख के लाती ताकि आप खुद से सर्च करो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 की, कौन सा मालवेयर आपके कंप्यूटर के डेटा को इंक्रिप्ट कर देता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करते हैं रैंसमवेयर। देखो रैंसमवेयर एक बहुत पॉपुलर टर्म है। इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ इंट्रूडर क्या करते हैं, आपके डेटा को चुरा लेते हैं, ठीक है, और उसे वापस करने के लिए आपसे रैंसम मांगते हैं, मतलब फिरौती, कि आप हमें इतनी पेमेंट कर दीजिए, उसी के बाद आपका डेटा आपको मिलेगा। तो कई बार क्या होता है, कंपनीज़ के लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो कंपनीज़ कई बार इसके जाल में फंस जाती हैं और उनको रैंसम देनी पड़ जाती है। तो यहाँ पे वो आपके कंप्यूटर के डेटा को इस तरीके से ख़राब कर देता है कि आप उसे एक्सेस नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कंप्यूटर डेटा को इंक्रिप्ट कर देना, उसे हम बोलते हैं रैंसमवेयर, और वो रैंसम लेके उस डेटा को ठीक करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्राइम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 की, व्हाट्सएप ऐप के डेटा को सुरक्षित करने के लिए किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, वहाँ पे लिखा होता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। व्हाट्सएप में कभी आपने देखा हो तो वहाँ पे लिखा होता है दिस चैट इज़ एंड टू एंड इंक्रिप्टेड। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन का इस्तेमाल करके डेटा को सुरक्षित किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की, नोड क्या है, ठीक है। तो नोड क्या होता है, कोई कंप्यूटर ऑन अ ब्लॉकचेन नेटवर्क, ठीक है। किसी कंप्यूटर को बोलते हैं नोड जो कि ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अवेलेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 46 की, निम्नलिखित में से आप क्रिप्टो करेंसी को कहाँ रख सकते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी को क्या आप बैंक में जमा करा सकते हैं, नो। फ्लॉपी डिस्क में, नो। वॉलेट में या फिर पॉकेट में रख पाएंगे, तो यहाँ पे वॉलेट होता है, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी का एक वॉलेट होता है जहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी को रख पाते हो, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है। तो ये मतलब है आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, ब्लॉकचेन में कोल्ड स्टोरेज का क्या मतलब होता है। तो ब्लॉकचेन में एक टर्म होती है कोल्ड स्टोरेज, उसका मतलब क्या होता है, प्राइवेट की नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट, एक ऐसी प्राइवेट की जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, उसे बोलते हैं कोल्ड स्टोरेज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तो अमेजन द्वारा क्लाउड प्लेटफॉर्म यहाँ पे क्या है, AWS, ठीक है। तो बहुत पॉपुलर है अमेजन AWS, तो इसका आंसर है AWS। ये एक क्या है, क्लाउड प्लेटफॉर्म है, मतलब आपको ऑनलाइन स्टोरेज प्रोवाइड होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, सेवा के रूप में CAAS के लिए खड़ा है क्या। तो यहाँ पे C की फुल फॉर्म पूछिए आपसे, तो कम्युनिकेशन एज अ सर्विस, ठीक है। एज अ सर्विस, क्लियर हो गया। तो आई होप सो आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको लाइक करना सबसे पहले, ठीक है। सब्सक्राइब करना है ओ लेवल GS अड्डा यूट्यूब चैनल को, और उसके बाद आपको शेयर भी करना है अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि इस चैनल पे ओ लेवल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। और आगे आने वाले सारे वीडियोस और टेस्ट को आपको देना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे आप सबके लिए इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पेड वीडियो कोर्सेज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। और जो भी स्टूडेंट्स वीडियो कोर्स लेंगे उन्हें उसके साथ मिलेंगे कंप्लीट ई नोट्स। सो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके ई नोट्स को ले सकते हैं और वीडियो कोर्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं और नोट्स के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट्स हैं उन्हें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स M3R4 मॉड्यूल के लिए पेपर देंगे वो भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में एज वेल एज इंग्लिश मीडियम में नोट्स अवेलेबल है। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नोट्स ले सकते हैं, ठीक है।
तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।